नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं अभिषेक गुप्ता, लेकर आया हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी छोटी बड़ी तमाम जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। दिल्ली से आगरा आने जाने के लिए अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि टू व्हीलर से लेकर बड़े वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स में 5 से 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के मुताबिक मोटरसाइकिल, 3 पहिया और ट्रैक्टर के लिए आगरा तक का टोल 248 रुपए लगेगा। अभी ये 206 रुपए है। टोल टैक्स की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। इससे पहले मार्च 2022 में टोल टैक्स की दरें बढ़ाई गई थी। नई टोल दरों के अनुसार ग्रेटर नोएडा के आगरा तक के बीच कार, जीप, हल्के वाहन के लिए नई टोल दर 487 रुपए, हल्के कमर्शियल वाहन और छोटे वाहनों के लिए 759 रुपए और बस और ट्रक के लिए 1543 रुपए, भारी निर्माण कार की मशीनों के लिए 2186 रुपए और विशाल आकार के वाहन के लिए 3028 रुपए होगी। वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पूर्व बैठकों का दौर 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। वित्त मंत्रालय इस दौरान 6 मंत्रालयों और विभागों की बजट पूर्व समीक्षा करेगा। समीक्षा बैठकों का सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा। इसका समापन रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा के साथ होगा। इस दौरान अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन को तय करने के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने से जुड़े सुधारों, रोजगार सृजन और उपभोक्ता मांग बढ़ाने जैसे कदमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें पूरी होने के बाद 2025-26 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए दूसरी छमाही में 6.61 लाख करोड़ रुपए का उधार जुटाने की योजना बनाई है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए से सरकारी ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 21 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए बाजार से 6.61 लाख करोड़ रुपए की उधारी जुटाई जाएगी। 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी कर ये उधारी जुटाई जाएगी। इनमें 3 साल की मैच्योरिटी वाले कर्ज की हिस्सेदारी सबसे कम 5.3% होगी, जबकि 10 साल की अवधि वाली उधारी का हिस्सा सबसे ज्यादा 24.8% होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 14.01 लाख करोड़ रुपए की बाजार उधारी में से 7.4 लाख करोड़ रुपए पहली छमाही में जुटाए जा चुके हैं। जल्द ही चीनी की मिठास कड़वी हो सकती है, क्योंकि सरकार 2024-25 सीजन के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। पेट्रोलियम मंत्रालय इस मामले को देख रहा है। सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य फरवरी 2019 में तय 31 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है। अच्छे मानसून के कारण 2024-25 सीजन में चीनी उत्पादन बेहतर होने का अनुमान है। इस वजह से सरकार इसकी न्यूनतम कीमत और निर्यात खोलने दोनों पर फैसला ले सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 9 अक्टूबर को होने वाली है, लेकिन इसके पहले ही 3 बाहरी सदस्यों का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। रेपो रेट में कटौती जैसे मुद्दे पर संकट मंडरा रहा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जो मिलकर रेपो दर में कटौती का फैसला लेते हैं। नियुक्ति चयन पैनल ने अब तक नए सदस्य के नामों की घोषणा नहीं की है। इससे ये आशंका बढ़ गई है कि 2020 की तरह आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट कट करने के फैसले को टाल सकता है। उस समय भी नए सदस्यों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाई थी। यूबीएस ने भी उम्मीद जताई है कि आरबीआई दिसंबर 2024 से ही ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले बैंकों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई पेशकश लाना शुरू कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च की है, जिस पर ग्राहकों को अच्छा रिटर्न दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 400 दिनों में मैच्योर होने वाली स्पेशल एफडी स्कीम पर 8.1% की ब्याज की पेशकश कर रहा है। एफडी पर नई ब्याज दरें 27 सितंबर से लागू हो गई हैं। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत 3 करोड़ या उससे ज्यादा राशि के निवेश पर हाई इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक एफडी स्कीम पर सुपर सीनियर सिटीजन
सिटीजन को 8.10%, सीनियर सिटीजन को 7.95% और समान ग्राहकों को 7.45% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इस स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लाभ भारत में रहने वालों के साथ ही एनआरआई और एनआरओ भी उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर से भारतीय नागरिकों को हर साल 1000 कामकाजी और अवकाश वीजा देना शुरू करेगा। इस कदम से आवागमन में सुविधा होगी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में लागू हुआ था। इस समझौते के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक ऑस्ट्रेलिया में काम करने, पढ़ाई करने और यात्रा करने के लिए 1 साल के वीजा का आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने कानून के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों को मल्टीपल एंट्री वाला कामकाजी और अवकाश वीजा देगा। सरकार ने 2030 तक कपड़ा क्षेत्र में 6 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। कपड़ा क्षेत्र के बाजार का आकार इस समय 165 अरब डॉलर से बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। 2030 तक 4.5 करोड़ से 6 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पहले से अप्रूव्ड 7 पीएम मित्र इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स के पूरी तरह से चालू होने पर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच को इक्विटी शेयर खंड की तरह बॉन्ड बाजार में भी तेजी आने की उम्मीद है। इसकी वजह क्षेत्र के प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग और पारदर्शिता है। प्राथमिक बाजार में कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर गतिविधियां मजबूत हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड जारी किए गए हैं। दूसरी ओर बॉन्ड खरीद बिक्री बाजार में गतिविधियां कम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड पर हाल ही में शुरू की गई रेपो सुविधा में मासिक मात्रा 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सेबी कुछ प्रस्तावों पर रिजर्व बैंक से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मंजूरी मिलने के बाद कॉर्पोरेट रेपो गतिविधि बढ़ने का पूरा भरोसा है। लॉजिस्टिक्स कंपनी डीएचएल एक्सप्रेस ने अगले साल 1 जनवरी से भारत में पार्सल डिलीवरी की कीमतों में औसतन 6.9% की वृद्धि करने की घोषणा की है। इससे पहले एल कार्गो गति कीमतों में 10.2% की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर चुकी है। लॉजिस्टिक्स कंपनियां महंगाई और प्रशासनिक लागत की वजह से बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए पार्सल डिलीवरी की दरों में बढ़ोतरी कर रही है। सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा करने में मदद करना है। संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अकुशल काम में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन होगी। सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन और कुशल लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए मजदूरी 954 रुपये प्रतिदिन होगी। हाईली स्किल्ड और हथियारों के साथ चौकीदारों या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर 1035 रुपये प्रतिदिन होगी। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी। बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने त्योहारों से पहले अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के लिए तत्काल योजना शुरू की है। इसके तहत दुर्गा पूजा, दिवाली, रामलीला और शादी विवाह के मौके पर तत्काल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस पहल का मकसद चीज़ों को आसान बनाने के साथ डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण में कमी लाना है। लोग बीएसईएस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल की फैशन इकाई एजीओ अब स्वीडिश फैशन ब्रांड H&M के उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन बेचेगी। दोनों कंपनियों ने इसके लिए समझौता कर लिया है। इस साझेदारी का मकसद H&M की ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाना है। एजीओ के जरिए किफायती उच्च गुणवत्ता वाले फैशन तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी। H&M इससे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिंत्रा के साथ भी विशेष साझेदारी कर चुकी है। एजीओ पर H&M महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े और घरेलू सजावट के 10,000 से ज्यादा उत्पाद पेश करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।